हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग आज का तीसरा लेक्चर क्लास में जो बचे हुए टॉपिक्स है उन तमाम टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से। केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि मजा आ जाए। कोई भी क्वेश्चन छूटे ऐसी मजाल हो बिल्कुल नहीं। तो एक एक टॉपिक को एक एक मतलब जो भी फैक्ट्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग यहां पर एकदम बढ़िया से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चले हम लोग शुरू करें टॉपिक को। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इसका अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है हमारा? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता क्या है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद न तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नाश होता है, बल्कि संरक्षित रहता है। वो द्रव्यमान क्या रहता है प्यारे बच्चों? संरक्षित यानी कंजर्व रहता है, वो जमा रहता है। अर्थात कहने का अर्थ ये जो कंसेप्ट था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये किसके कंसेप्ट से आया था? तो आपको बता दें ये कंसेप्ट आया था जॉन डाल्टन के कंसेप्ट से आया था। किसके कंसेप्ट से आया था प्यारे बच्चों? जॉन डाल्टन के कंसेप्ट से ये निकल के आया था कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। ठीक है, बस क्या होती है उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले थे रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि से क्या कर सकते हैं? इसे बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो एक एक चीजों को हम लोग यहां पर समझते हैं कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को जो है बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे H2O2 और क्या बना? H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे? तो हम यहां पर एक छोटा सा प्लेस लेते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, एक तरफ हम LHS लेते हैं और दूसरी तरफ RHS लेते हैं। क्या क्या है? तो एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। इधर भी हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। इधर हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। तो बैलेंस किसे करना है हमें? ऑक्सीजन को। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो ये भी 2 से हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी यहां पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे 2 से, तो हमें ये बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। LHS और RHS यानी अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों के जो परमाणु हैं उनके संख्याओं को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। और इक्वल जैसे ही करेंगे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें Mg+O2, इसको भी वैसे ही MgO O2 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, Mg भी 2 हो गया और इस तरीके से क्या हो गया प्यारे बच्चों? बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले समीकरण को भी देखें तो ठीक वैसे ही ये भी क्या हो जाएंगे? बैलेंस। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 4 से 4H2O और ये हमारा क्या बन गया? F3O4
4H2। यानी इस तरीके से ये समीकरण हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, संतुलित हो गया। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ का जो एटम्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना? जब तक इक्वल ना हो तब तक उसे आप क्या कहोगे कि ये अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब एक कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है? जैसे H2O2 और 2H2O आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। FeH2O Fe3O4 और H2 ये 2017 में पूछा गया है। और Mg प्लस HCl MgCl2 और H2। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है? वैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है? क्या है हमारा क्वेश्चन सेकेंड? Fe प्लस H2O। ठीक है प्यारे बच्चों? और क्या बनाया है ये? Fe3O4 और प्लस H2। अब इसका भी क्या करते हैं हम लोग, इधर बैलेंस करते हैं। तो हमारा क्या क्या है इधर देख लीजिए। Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी सेम चीज, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं, इधर Fe का नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर तो इस तरफ हमारा यानी LHS और ये हमारा RHS। तो RHS के तरफ आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4 और हाइड्रोजन कितना है, 2। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात कि हमें जब बैलेंस करना होता है तो किसको बैलेंस करना होता है। तो जो भी कंपाउंड्स में आपको सबसे बड़ा कंपाउंड्स दिखे, ठीक है, सबसे बड़ा यौगिक दिखे, सबसे पहले आप उसको बैलेंस कीजिए और सबसे छोटा वाला को बैलेंस कीजिए। या एक दूसरा तरीका है कि आप पहले मेटल्स को आप क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, यानी धातु को बैलेंस कीजिए, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको बैलेंस करना जो है इजीली तरीके से जो है, यानी कम समय में आप फास्ट में क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। तो चलिए हम कोई सा भी एक कंसेप्ट अपनाते हैं। ठीक है? हमारा सबसे धातु, पहले धातु कौन है, आयरन। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, 3। हमने यहां पर 3 कर लिया, तो इधर भी 3, इधर भी हमारा क्या हो गया, 3। अब हमें किसे बैलेंस करना है, तो अब हमें जो बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? तो यहां पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा ऑक्सीजन 1 था ना इधर, ठीक, ये हमारा 1 है। अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन तो हमें 4 करना है, 2 से नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते, इसको 2 से नहीं करेंगे, 4 से करते हैं इसको। ठीक है? चलिए इसको क्या कर लेते हैं, 4 से करते हैं, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है? यानी ये बाई मिस्टेक हाइड्रोजन 2 था, तो ये हमारा 4 यानी 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 1 × 4 यानी 4 हो जाएगा। अब इधर क्या अनबैलेंस्ड हो गया, तो इधर हाइड्रोजन हमारा 8 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 कर लेंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो इधर आयरन भी 3 हो गया, इधर भी 3, इधर 8, ये 8 और ये 4 4। तो इस तरीके से हमारा ये जो रासायनिक समीकरण है क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो ठीक ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके लिए रह गया प्यारे बच्चों, 1 और 2, ये दोनों को, सॉरी 1 और 3, ये तो मैंने बना ही दिया आपको। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर दूंगा। ओके, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला टॉपिक क्या है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों,
वो रासायनिक अभिक्रियाएं हमें तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस देती है ना, कुछ ना कुछ सूचनाएं देती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हमें क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस देती है। और वो इंफॉर्मेशंस क्या क्या हमें उससे मिलता है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक समीकरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो नंबर 1 पहली सूचना कौन सी प्राप्त होती है कि कौन कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। यह हमें पता चलता है किससे, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से पता चलता है कि कौन बन रहा है क्या। दूसरा चीज कि रासायनिक समीकरण की मदद से अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद की संख्या ज्ञात की जाती है कि कितना अभिकारक भाग लिया है और कितना प्रोडक्ट बना है। यह भी हमें किसके जरिए मिल जाता है, तो रासायनिक समीकरण के जरिए प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अभिकारक में कितने परमाणु और कितने अणु भाग लिए हैं और उत्पाद में कितने परमाणु और कितने अणु बने हैं, इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के जरिए क्या हो जाता है, पता चल जाता है। इसके बाद है प्यारे बच्चों कि रासायनिक समीकरण के हेल्प से और हमें क्या पता चलता है, तो अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान भी हमें मालूम चलता है। ठीक है। और पांचवी बात कि अभिकारक और प्रतिफल का जो संकेत है और सूत्र है उसकी भी जानकारी हमें जो है पता चलती है। तो कुल अभी तक कितना हमने देखा, 5 इंफॉर्मेशंस। इसके अलावा भी और कई सारे इंफॉर्मेशंस जो है हमें पता चलता। अब इसी को इंफोग्राफिक्स के जरिए अगर समझे प्यारे बच्चों, तो कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, किसका द्रव्यमान कितना है और कितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, कौन कौन से कितने कितने परमाणु और कितने कितने अणु ने इस अभिक्रिया में भाग लिया है, ये सारी जानकारी, इकट्ठी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के जरिए जो है प्यारे बच्चों पता चलता है। क्लियर है। तो रासायनिक समीकरण हमें कई सारे इंफॉर्मेशंस, हमें कई सारी सूचनाओं को क्या करता है, प्रदान करता है प्यारे बच्चों। तो रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया की सूचना दाता कह सकते हैं। रासायनिक समीकरण के जरिए रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। परंतु उससे पहले, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से पहले और कई सारे टॉपिक हैं जो रासायनिक समीकरण से संबंधित है, उसे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको और डेप्थ में लेके चलता हूं आपको कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त चली, ये तो हमने देख लिया। और रासायनिक समीकरण हमारे लिए क्या कितना उपयोगी है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण के अगर महत्व की बात करें, रासायनिक समीकरण के महत्व प्यारे बच्चों, तो कई सारे महत्व है। एक तो हमें क्या करता है रासायनिक समीकरण, हम संकेत और सूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, यानी संकेतों और सूत्रों की मदद से रासायनिक
अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसके साथ ही प्यारे बच्चों दूसरा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, दूसरा महत्व क्या है इसका। तो दूसरा महत्व है प्यारे बच्चों, इसके जरिए रासायनिक समीकरण के जरिए बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सा पदार्थ यानी गैस के रूप में निकल रहा है। तो जब हम ये वाला संकेत, ये वाला तीर का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि गैस निकल रहा है। अगर ये वाला संकेत हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ है कि अवक्षेप बन रहा है। यानी रासायनिक समीकरण में एक सिंपल सा सिंबल यूज करके रासायनिक समीकरण की महत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये कई सारी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें क्या करती है, रासायनिक समीकरण में प्रोवाइड करती है, बताती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का अपने आप में एक बहुत ही अहम रोल होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसके आगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या था, जैसा कि मैंने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, अवक्षेपन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावे भी रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार है। अब इसको एक छोटा छोटा एग्जाम्पल के जरिए हम यहां पर समझते हुए चलते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर यानी आपस में रासायनिक संयोग करके प्यारे बच्चों यौगिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों मिला तो क्या बना, वाटर बना, यानी एक नया प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। दूसरा है प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया, जब कोई यौगिक एक या एक से अधिक सरल पदार्थों में टूटकर विघटित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कब, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब। अब आते हैं प्यारे बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, ऊष्मा को एब्जॉर्व किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा आसपास से अवशोषित की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसे आप हीट करते हैं तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यानी एब्जॉर्बेंट करता है और हमें क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हीट उत्पन्न होता हो, हीट क्या होता हो,
उत्पन्न होता हो। जैसे HCl और NaOH का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये NaCl बनेगा और जल बनेगा, और इसके साथ क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हीट उत्पन्न हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो हीट उत्पन्न करे वो ऊष्माक्षेपी होगा, जो हीट को एब्जॉर्व करे वो ऊष्माशोषी होता है। क्लियर है। अब अगले टाइप्स पे, अगला टाइप से प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में अधिक तत्व सक्रिय बने, कोई अधिक सक्रिय तत्व है वो अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर दे। क्या कर दे, विस्थापित कर दे, हटा दे, अलग कर दे, उसे क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व जो है, अधिक सक्रिय तत्व का परमाणु क्या करे, कम सक्रिय तत्व के परमाणु को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों जिंक और CuSO4। अब जिंक क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हो गया, ये क्या करता है, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। यानी अपने से कम क्रियाशील तत्व को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, और कॉपर हमारा ये बाहर निकलकर आ गया, ठीक है। अब है प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक के आयन आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं, ये वाला इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा, ये वाला इसके साथ क्या हो गया, ये Ag जो है NaCl के साथ जाकर मिल जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और NO2 Na के साथ मिल जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट। यानी दोनों के जो मतलब तत्व हैं क्या हो गए, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, यानी एक दूसरे से जुड़कर एक नया पदार्थ क्या कर दिया, निर्मित कर दिया, बना दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। क्या बनता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अवक्षेप नीचे आके जम जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेप नीचे आके जम जाता है। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो है BaSO4 क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट, यानी बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, मिल जाता है, और सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हो, क्या बनाते हो, लवण और जल बनाते हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब भी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया घटित होगी तो उसमें अम्ल और मतलब हाइड्रोक्साइड यानी अम्ल और क्षार का ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl और H2O मिला। क्या मिला, NaCl और H2O मिला, यानी हमें सॉल्ट मिला। ठीक है, और क्या मिला, जो कि सॉल्ट क्या होता है, तो उदासीन होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर है। तो जब भी हम उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो सॉल्ट लवण और जल बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब है आगे प्यारे बच्चों अगला अभिक्रिया, वो है आपका
रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह होता है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, यानी ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुटा, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वही रिडक्शन अभिक्रिया अगर देखिए प्यारे बच्चों, तो रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। अब यहां पर देखेंगे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये कॉपर यहां केवल बच जाएगा और इसके साथ क्या जुट गया? हाइड्रोजन जुट गया ऑक्सीजन के, मतलब तो ये क्या हो गया? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई अपचयन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है, यानी ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद है प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की क्रियाएं साथ साथ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी दोनों क्या हो, यानी रेडॉक्स। इसका आप रेड ले लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन ले लीजिए, तो रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स, यही हमारा क्या बनता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रिडक्शन भी इसमें होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक प्यारे बच्चों? चीजें समझ में आ गई होगी स्पष्ट तौर पे। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का टाइप्स था। अब इसके बाद और इससे जुड़ी हुई चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। छोटे छोटे क्लास हम लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले और आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से आप अपने क्लास को मजे के साथ इसको कंटिन्यूअस रख सके। तो अब मिलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।